नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम बताते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। धान की खरीद में देरी से गुस्साए किसान, सीएम खट्टर के घर के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे कैप्टन, जल्द बनाएंगे नया क्षेत्रीय दल। शिवसेना ने कहा कि राहुल कांग्रेस के किले की मरम्मत चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे। आर्मी चीफ बोले, बड़ी संख्या में चीनी सैनिक लद्दाख में तैनात, ये चिंता का विषय। मोदी बोले, मैं आलोचकों का सम्मान करता हूं पर ऐसे लोग कम हैं। पहली खबर है किसान आंदोलन से संबंधित। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला है। किसानों ने शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस पर सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जमा हो गए, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की और बाद में यकायक वाटर कैनन चला दिया। कई किसान इससे बचने के लिए भागते हुए नजर आए और कई किसान गिरते हुए नजर आए, जिनकी चोट भी लगी। इसके अलावा हरियाणा की अनाज मंडियों में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? क्यों घेरे गए आज नेताओं के घर और उनके आवास? दरअसल हरियाणा के किसानों की नाराजगी की तात्कालिक जो वजह है वो है केंद्र सरकार का फैसला, जिसमें हरियाणा और पंजाब सरकारों से कहा गया है कि वो सितंबर में हुई बारिश की वजह से धान की खरीद रोक दें। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से धान में नमी है, इसलिए धान की खरीद को 11 अक्टूबर से शुरू किया जाए। बता दें कि हरियाणा में धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू हो जाती है और पंजाब में 1 अक्टूबर से। तो किसानों का कहना है कि धान की खरीद की जो खरीद है वो तुरंत शुरू की जाए और इसी मामले में इसी से नाराज होकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की और कहा कि आज से बीजेपी और जेजेपी के सांसद एमएलए के घरों का घेराव किया जाएगा और उसी क्रम में मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव किया गया और जगह जगह प्रदर्शन किए गए। जैसा कि आपको मालूम है कि किसान लगभग 1 साल होने वाले हैं किसी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अलग अलग राज्यों में जाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाव में भी वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही है और वो उन्होंने बंगाल में भी किया, लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के खिलाफ जाएं और ऐसा ही वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी करने वाले हैं। वो महापंचायतें करेंगे और ये लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ जाएं क्योंकि वो उनकी मांगें नहीं मान रही है, वो किसान विरोधी है। तो ये भी देखना होगा कि किसानों के इस दबाव का कितना जो असर है वो सरकार पर होगा और इस अपील का कितना असर जनता पर होगा जो उसके खिलाफ जाएगी या नहीं। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है पंजाब के कांग्रेस संकट से संबंधित, जो कि अब राजनीतिक संकट बन चुका है। पंजाब का राजनीतिक गणित बहुत तेजी से बदल रहा है और एक नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन जल्द ही होने वाला है। इस पार्टी का नाम अभी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, लेकिन समझा जाता है कि इसका नाम होगा पंजाब विकास पार्टी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इस पार्टी की नींव डालेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस पार्टी में पंजाब की राजनीति में मौजूद धर्मनिरपेक्ष लोगों को शामिल किया जाएगा। कैप्टन अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं और जल्द ही इसकी विधिवत घोषणा की जा सकती है। पहले कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर, यानी कि आज, कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं पार्टी से संबंधित, लेकिन अब पहले इस पर उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसके बाद अहम ऐलान किया जाएगा। दरअसल ये पार्टी के गठन का जो कयास थे वो तभी से लगाए जाने लगे थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और साथ ही ये भी कहा था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तभी कहा जाने लगा था अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो क्या क्षेत्रीय पार्टी का गठन करेंगे। तो अब ये जो पार्टी आ सकती है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नई पार्टी वो बनाएंगे, वो कांग्रेस की मुश्किलें कितनी खड़ी कर पाएगी उस पर भी नज़र रहेगी। वहीं दूसरी ओर जो पंजाब कांग्रेस से ही दूसरी खबर ये भी है कि सिद्धू ने अब कहा है कि वो उन्हें पद मिले या ना मिले, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। तो पंजाब कांग्रेस में घमासान अभी भी जारी है और अब ये देखना होगा कि इस पर जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उस पर इसका कितना असर पड़ेगा और कांग्रेस को क्या कुछ भुगतना पड़ेगा या उनकी राह सीएम चन्नी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और फिर से जीत हासिल करेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी खबर भी कांग्रेस संकट से संबंधित है। वो ये है कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अब कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा है कि ये उस ढहते हुए किले की तरह है जिसकी मरम्मत व रंग रोगन करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, पर इसके झाड़ फानूस पर नजर गड़ाए लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं।
कांग्रेस का टॉनिक शीर्षक से शिवसेना ने यह लेख लिखा है और उसमें कहा है कि पहले से कब्जा जमाए बैठे लोग नए लोगों को मौका नहीं मिलने देते हैं। किला जर्जर हो गया है, तब भी उसकी खिड़की, दरवाजे, पंखे, पलंग, झूमरों पर मालिकाना हक जताकर किले में ही वो डेरा डालकर बैठे हुए हैं। ये उन्होंने सीनियर नेताओं के बारे में कहा है। राहुल, उन्होंने कहा, शिवसेना ने लिखा है और अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि राहुल गांधी किले की मरम्मत करना चाहते हैं, किले का रंग रोगन करने का प्रयास कर रहे हैं, सीलन गड्ढों को भरना चाहते हैं, परंतु पुराने लोग राहुल गांधी को ऐसा करने से रोक रहे हैं। शिवसेना ने कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी टीएमसी ज्वाइन की है, जो लुइजिन फलेरो आदि की पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री जैसा सर्वोच्च पद दिए जाने पर वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये इसको शिवसेना ने बेशर्मी भरा कदम बताया है। बता दें कि कांग्रेस जो पार्टी में जो अभी हाल ही में G23 के नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने, कपिल सिब्बल जो निकल के आए थे, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस में फैसले हो रहे हैं ना जाने कौन ले रहा है, क्योंकि अध्यक्ष तो है नहीं। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे और फिर आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर और बाद में पी चिदम्बरम, इन सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, इस पर नाराजगी दर्ज कराई कि कांग्रेस के अंदर भी आवाज़ उठाने की अब जगह नहीं बची है, तो कैसे किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो इसको लेकर ही शिवसेना ने कहा है, शिवसेना ने हमला सीनियर नेताओं पे किया है। कहा पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो नए नेताओं को आगे ला रहे हैं। अभी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, बाकी भी और नेताओं की एंट्री कराने के वो मूड में हैं। तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पार्टी की जो नींव है, जो उसकी जो कमज़ोर नींव पड़ चुकी नींव है, उसको बदलने की कोशिश है, पुरानी दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और नई दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि पार्टी को राहुल गांधी नए रूप से खड़ा कर पाएंगे, तो उसका असर कितना कांग्रेस पार्टी के जो प्रदर्शन होगा उस पर दिखाई देगा। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर है। भारत और चीन के साथ सीमा गतिरोध जो लगातार जारी है और बीच बीच में इसकी चर्चा होनी कम भी हो गई, लेकिन अब ये फिर से चर्चाओं में है, खबर में है और चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिकों की तैनाती में इजाफा हुआ है लद्दाख में, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीनों से स्थिति काफ़ी सामान्य रही। सेना प्रमुख ने कहा कि चीनी सैनिकों ने हमारे पूर्वी कमान तक पूरे पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर भारी संख्या में तैनाती कर ली है और फॉरवर्ड इलाके जो कि अग्रिम क्षेत्र हैं उनमें भी चीनी सेना ने अपनी तैनाती में भारी वृद्धि की है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसकी निगरानी कर रहे हैं और इनपुट के हिसाब से बराबर ही इधर विकास कर रहे हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो 13वें दौर की वार्ता होने वाली है दोनों देशों के बीच, उसको लेकर वो आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि इससे सकारात्मक कुछ निकल सकता है। दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो डिसएंगेजमेंट को लेकर कुछ उस पर सकारात्मक नतीजा निकल सकता है, उसके लिए वो आशान्वित है। तो बता दें कि जो चीनी जो सैनिकों का जो घुसपैठ की खबर शुरू से चली थी, जिसको विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता रहा है, हालांकि सरकार ने उसको लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई गया है। उसके बाद इसको चीनी मीडिया में मुद्दा भी बनाया गया था और उसी हिसाब से सरकार चीन का नाम लेने से बचती रही। लेकिन अभी हाल में भारत सरकार ने, भारत विदेश मंत्रालय ने चीन के जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो भारत पर ये कहा जा रहा था कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है, उसका बहुत ही ज़ोरदार तरीके से खंडन भी किया है। तो अब देखते हैं कि अब चीन के मामले में भारत सरकार क्या करती है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ की। अब जो खबर है वो है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकार की निंदा को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पर जो आरोप लगते रहे हैं कि वो आलोचकों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्होंने उसका पूर्णतः खंडन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय पर जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाने पर लिया जाता है, उन पर बेवजह राजद्रोह और यूएपी जैसे कानूनों के तहत मुकदमा दायर कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री का ऐसे समय पर कहना है कि वो आलोचकों का बहुत ही सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि ऐसे आलोचकों की संख्या बहुत कम है। नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैं खुले दिल से आलोचकों का बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आलोचकों की संख्या बेहद कम है। ज़्यादातर लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा
और उन्होंने इसके आगे कहा कि जो लोग धारणा के आधार पर खेल खेलने का प्रयास करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर लोग आरोप लगाते हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे के बारे में पढ़ने की फुर्सत नहीं है, जबकि आलोचना गहन शोध या अध्ययन पर आधारित होती है। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो आलोचकों का बहुत सम्मान करते हैं, तो आलोचना करने से आप ना डरें, जितनी हो सके उनकी आलोचना करें, उसका वो सम्मान ही करेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।